एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल PBH इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीफर शब्द के बारे में। यदि प्रीफर के बाद नाउन प्रोनाउन जिरंड आए तो टू का प्रयोग करना चाहिए, देन का नहीं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। आई प्रीफर वर्क टू रेस्ट, आई प्रीफर यू टू हिम, आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग। इन वाक्यों में टू के बदले देन का प्रयोग अशुद्ध होता। यहाँ पहले वाक्य में प्रीफर के बाद दो नाउन्स वर्क और रेस्ट आए हैं, दूसरे में दो प्रोनाउंस यू और हिम, और तीसरे में दो जिरंड्स वॉकिंग और राइडिंग। इसीलिए इन वाक्यों में टू का प्रयोग गया है। आप भी ऐसा ही प्रयोग कीजिए। इन वाक्यों में देन का प्रयोग बिल्कुल भी अशुद्ध होता, इसलिए ऐसा ना करें। लेकिन यह बात भी नहीं भूलना चाहिए, यदि प्रीफर के बाद इन्फिनिटिव आए तो टू के बदले रादर देन का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ देन का कभी भी नहीं। जैसे ही प्रीफर्स टू डाई रादर देन पे, ही प्रीफर्स टू लिव रादर देन डाई। अब इसका बेसिक और आधार नियम क्या है जिसके बेस पे ये बनता है, अब वो समझ लेते हैं। प्रीफर हैज टू कंस्ट्रक्शंस, आई प्रीफर दिस टू लिविंग टू दैट डाइंग, आई प्रीफर टू डू दिस रादर देन दैट। The infinitive construction must not be used without rather। नियम दिया है H.W. फाउलर ने मॉडर्न इंग्लिश यूजेस 1926 में। अब देखते हैं कि अंग्रेजी के दूसरे महान व्याख्याकार क्या कहते हैं। प्रीफर प्लस टू इन्फिनिटिव विद जिरंड बाथ कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड बट द फर्स्ट इज मच द मोर फ्रीक्वेंट। प्रीफर प्लस इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रीफर टू बी अलोन हेयर बाई ओ मनिंग 1955 में उन्होंने ये वाक्य लिखा था। अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रीफर्ड टू स्टैंड टू मूव अबाउट ग्रेसफुली। ये सेंटेंस लिखा था J.G. विडल 1967 में। आई प्रीफर नॉट टू लिव एंड वर्क इन द सेम रूम, ये वाक्य लिखा था C.K. स्टीड 1986 में। अब इसके बाद देखते हैं प्रीफर प्लस जिरंड का एग्जाम्पल। He has never said anything but prefers watching TV। ये सेंटेंस लिखा था M. किंगस्टन 1985 में। तो ये नियम दिया गया है बाय R.W. बर्चफील्ड 2004 में। तो इस नियम को भी और पिछले दिए हुए नियम को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे भविष्य में गलतियां न हो। अब प्रीफर के बारे में कुछ एडवांस सीखते हैं। द इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर प्रीफर्ड, प्रीफरिंग, डबल आर, but all other formations containing the base prefer, preferable, preference, preferential etc have a single r। तो उनके कहने का मतलब है वर्ब के रूप में इसके बढ़ते हुए क्रम प्रीफर्ड, प्रीफरिंग में डबल आर का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी सब में सिंगल आर का। और ये बात भी याद रखिए, प्रीफर के साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग कभी नहीं होता, क्योंकि इसका नियम यह है द डबल कंपैरेटिव फॉर्म मोर प्रीफरेबल इज एन executable pleonasm, preferable by itself means more desirable than, and it is therefore instified when necessary by far, greatly or much but not by more। तो उनके कहने का मतलब है प्रीफर के साथ आप कभी भी मोर और मोस्ट का प्रयोग न करें। अगर करना ही जरूरी है तो फार, ग्रेटली और मच का प्रयोग करें, पर मोर का कतई नहीं। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। आफ्टर 180 skips an unclear head seemed much preferable to more skips। ये सेंटेंस लिखा है के एमिस ने। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रीफर का यूज कैसे किया जाता है, और इसके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि यही रिटेन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का नियम है। लोग हमेशा इस शब्द की गलतियाँ करते रहते हैं, और आप ऐसी गलतियाँ कतई न करें, जिससे भविष्य में अंग्रेजी और अच्छे लेखक को पढ़ सकें, जैसे कि T.S. एलियट, अनीता ब्रूकनर्स। ये सभी स्टैंडर्ड इंग्लिश के अच्छे राइटर हैं, जिनके पढ़ने से आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। और प्रीफर को कैसे यूज किया जाता है, इस नियम को अच्छे से याद रखें।